देश के बड़े बड़े जो आई सर्जन हैं जिसका आप अपॉइंटमेंट लेने जाए तो आपको 20 दिन ना मिले, वो वहां पे फ्री सर्विस देते 15-15 दिन। कोई शिवाजी पे प्ले चल रहा है, कोई चाणक्य पे प्ले चल रहा है, कहीं जुबिन नौटियाल गाना चल रहा है। हर क्षण में त्योहार था। इट वाज अ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिविटी एट इट्स पीक। जी जी 144 साल बाद आया और उसे उस तरह ही मनाया भी गया, एक इवेंट के जो विश्व ने कभी देखा ही नहीं, जो लोगों ने कभी इमेजिन किया ही नहीं था। महाकुंभ कहेंगे। मतलब श्रद्धा ऐसी थी कि आपको अपने ऊपर गिल्ट होना शुरू हुआ। वहीं पे बहुत सारे पॉलिटिकल गेस्ट भी आते, एक्टर भी घूम रहे हैं उसी में, कभी क्रिकेटर भी घूम रहे हैं उसी में, संत कथाएं चल रही है रोज। हमने बहुत सारे इवेंट करे, हमने शिवा फेस्ट करा, वहाँ पे एक लिटरेचर फेस्टिवल करा, बड़ा आनंद आया। तो हर आदमी में दूसरे की मदद कर रहा होता, कोई किसी का सामान उठा के चल रहा होता, रैंडम आदमी का सामान। मतलब आपको प्रयाग वालों को नमस्कार करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने होस्ट बने हुए इतने अच्छे, बहुत प्यार से काम किया। मुझे याद है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़कों का 500 का ग्रुप था जो केवल लोगों को छोड़ते थे 10 भाई। सर एक अखाड़े का कॉन्सेप्ट सुनिए कि अखाड़ा क्या है सर। हाँ, तो लोग कहते हैं सिख हिंदू तो अलग अलग, वहाँ सिख अखाड़ों के बड़े बड़े वो लगे, तो सिख भी उतना ही हिंदू के पर्व में था जितना हिंदू था। 15,000 करोड़, ये इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बताइए सर, ये कहाँ लगा और इससे क्या वैल्यू जनरेट होती है? उसने कहा सर हमारे तो मतलब 1-2 साल का काम हो गया, अब तो हम अपना घर शुरू कर पाए। जो आदमी महीने के 10-10 हजार रुपए कमाता था वो 4-4, 5-5 लाख रुपए लेके निकला। छोटे बिल्कुल ठेलों की बात कर रहा हूँ। अगला जो भी कुंभ आता है उसमें जाइए, उसमें समझिए, रहिए, जिस भी लेंस से देखना चाहते, होता क्यों है, हिस्टोरिकल क्यों होता था, तो आपको जो लेंस लगाना है देखिए। क्या कि डबल लोग वहां पे आके चले गए एक शहर में, एक शहर में जिसकी अपनी जनसंख्या 20-25 लाख है मात्र। तो कंपेयर करें कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, 4-5 लोग रहते होंगे। जी सर। आपके घर में 2 लाख लोग भेज दूं तो कैसे झेल पाएगा आपका करोड़? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और ऐसे इवेंट के बारे में बात करने के लिए आए जो विश्व ने कभी देखा ही नहीं, जो लोगों ने कभी इमेजिन किया ही नहीं था और अपनी लाइफ टाइम में देख भी नहीं पाएगा, शायद कोई वापस देख भी नहीं पाएगा। 60-65 करोड़ लोगों के लिए, हिंदुस्तान और चाइना के अलावा किसी देश की ऐसी पॉपुलेशन भी नहीं है। 60-65 करोड़ लोगों के लिए एक ऐसा इवेंट हुआ, एक इवेंट कहेंगे, महाकुंभ कहेंगे। 144-46 साल बाद, कितने साल बाद सर? 144। 144 साल बाद आया और उसे उस तरह ही मनाया भी गया। आज इस ग्रैंड इवेंट के बारे में सर आपसे चर्चा होगी। सर आप इसके बारे में शुरुआत करें सर, क्या था ये इवेंट? अभी ऑलमोस्ट हम माघ के महीने में आ चुके हैं। माघ मेला शुरू हो जाएगा अभी 2026 में। मकर संक्रांति से शुरू होगा 14-15 से और शिवरात्रि पे खत्म होगा। तो माघ लगता है हर बार, मकर संक्रांति से लेकर शिवरात्रि तक माघ मेला लगता है। और हर 6 साल में ये अर्धकुंभ बन जाता है और हर 12 साल में ये पूर्ण कुंभ बन जाता है। और 12-12 साल के जब 12 इटरेशन हो जाते हैं तब उसका तो नाम भी नहीं था बल्कि कोई, तो महाकुंभ जो था 2025 के जनवरी 13 से 25 फरवरी तक जो हुआ। और क्योंकि वो इतना बड़ा था और हम लोग मेरे ख्याल से लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम उस एरा में हैं, हम वी आर कंटेम्पररी टू दोस टाइम्स। और उसको उतना सुंदर तरह से ऑर्गेनाइज करा गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री पुट हिज वेट बिहाइंड, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट पुट हिज वेट बिहाइंड। तो उन दोनों ने जब करा, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करा उसको, तो 66 करोड़ लोग, 66 करोड़ लोग वहाँ पे आए। और पूरी काउंटिंग भी कोई मतलब बिल्कुल हेड काउंट AI से, ड्रोन से, मतलब काउंटिंग भी इतनी टेक्निकली करी गई थी कि इट कैन नॉट बी, मतलब उसमें गलती की पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये नंबर जो है 66 करोड़, इसको समझना होगा। एक तो आपने बताया कि भाई हमारी पॉपुलेशन मान लिया अगर 130 करोड़ के आसपास है तो मतलब ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन आपकी आके चली गई। और जैसा आपने कहा इंडिया और चाइना को छोड़ के किसी की पॉपुलेशन नहीं है। अमेरिका की पॉपुलेशन कुछ 35-40 करोड़ के आसपास है सर। तो मतलब डबल, अमेरिका की पूरी जनसंख्या के डबल लोग वहां पे आके चले गए। एक शहर में, एक इलाहाबाद शहर में जिसकी अपनी जनसंख्या 20-25 लाख है मात्र, सोचिए। और शहर भी नहीं, एक रिवर के ऐसा है। देखिए अगर इसको कंपेयर करें कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, 4-5 लोग रहते होंगे। जी सर। आपके घर में मैं 2 लाख लोग भेज दूं तो कैसे झेल पाएगा आपका घर उन लोगों? सोच ही नहीं सकते सर, आप सोच ही नहीं सकते। आपके घर का सैनिटेशन, आपके घर का खाना, आपके घर की जगह, बैठना सोना, तो पूरा घर ही टूट जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। तो मतलब आपको प्रयाग वालों को
नमन करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने होस्ट बने हुए इतने अच्छे। एक तरीका ये समझने का साइज वाइज। दूसरा तरीका है 2024 का चुनाव हुआ, चुनाव में आप अपने घर से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर वोट डालने जाते हैं। नॉर्मली आपने वोट डाला होगा, वोट मेरे तो घर के नीचे ही स्कूल, मेरे भी घर के 1 किलोमीटर आसपास ही है, लिफ्ट से उतरे और 200 मीटर में 1 किलोमीटर में जाते हैं। तो और इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी मशीनरी होती है ना। इलेक्शन कमीशन पूरे देश में एक एक जगह वोटर, ये अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि वोट डालो ये सब मिला के 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला 2024 में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला। और जब कुंभ हुआ तो उसके 1 साल बाद, और ये पूरे देश के चुनाव और ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये लोग 1 किलोमीटर दूर नहीं आ रहे हैं, ये लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, लोग उड़ीसा से आ रहे हैं, लोग बंगाल से आ रहे हैं, लोग आसाम से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। तो मैं मेरठ से भी प्रयाग जाऊंगा तो 12 घंटे का रास्ता है। मैं अपने घर के 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर नहीं जा रहा हूँ, अपने घर से मीलों दूर चले जा रहा हूँ। मुझे याद है मैंने एक रील डाली थी, वो अनायास रैंडम डाली थी, ऐसे एक पार्किंग में था मैं और मुझे बड़ा अच्छा सा दिखा, ऐसे कह रहा तो 10 गाड़ियां 10 स्टेट की थी, 10 गाड़ियां 10, मतलब पता नहीं लग रहा था ये नंबर कहाँ का था। अच्छा ये उड़ीसा का नंबर होता है, आपने ध्यान ही नहीं दिया था कि उड़ीसा में क्या कैसे नंबर शुरू होता है ना। आपको पहली बार आप नंबर प्लेट्स पे स्टडी कर सकते थे वहाँ पे, क्योंकि आपको सारे पूरे देश की नंबर प्लेट्स एक जगह कहाँ मिलेंगी आपको। दिल्ली में आपको 4-5 स्टेट की दिख जाएंगी आसपास की, तो कहीं पर तमिलनाडु दिख रहा है, मतलब आदमी तमिलनाडु से भी गाड़ी से आ रहा है, क्योंकि उस समय वाहनों की दिक्कत हो गई थी, बसें नहीं मतलब चल तो रही थी लेकिन जितनी भी चल रही थी वो नाकाफी थी, दे वर नॉट सफिशिएंट। फ्लाइट्स नहीं मिल पा रही थी या महंगी हो गई थी, ट्रेनें भरी हुई जा रही थी, ये सब जबकि इतनी व्यवस्था थी। उसके बाद लोग गाड़ियों से भी आ रहे थे अपनी। तो किसी भी पार्किंग में चले जाएं बड़ी, और आपको हर स्टेट की गाड़ी मिलेगी। तो और आप जब नहाने जाते थे तब और ज़्यादा सेंस आता था। नहाने गए तो बहुत सारे लोग नहा रहे होते थे, तो आपको जो आवाज़ें आती थी पता लग जाता था यार ये तो भाषा ही समझ में नहीं आ रही है। तो कभी आपको तमिल जैसा कुछ सुनाई देगा, कभी आपको गुजराती सुनाई देगा, कभी आपको मराठी सुनाई देगा, कभी हिंदी तो सुनाई देगी आपको, तो कभी आपको अंग्रेजी सुनाई देगी। वो भी देखें, अरे तो गोरे लोग खड़े हैं, तो वो लोग भी थे। तो लॉट ऑफ फॉरेनर्स हु केम फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज। इनफैक्ट 30 तो इंस्टीट्यूशंस केवल स्टडी करने आए थे, जिसकी सबने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को दी है, जिसमें हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सब थे। कोई पानी की स्टडी कर रहा है, कोई लोगों की स्टडी कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट की स्टडी कर रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहा है, कोई कह रहा है कि इतना बड़ा शहर बन कैसे सकता है। जो शहर बन सकता है इसमें बड़े मजे की बात है। आपको पता है कि हर जिले का एक डीएम होता है जी, कोई लोग डीएम बोलते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं जी। तो ये जो मेला क्षेत्र बोलते हैं इसको, तो प्रयाग हो गया, उसके बगल में मेला क्षेत्र है जो गंगा और जमुना और सरस्वती का जो मिलन होता है उसके तट के चारों तरफ बनता है। उसको उस समय के लिए, बल्कि ऑलमोस्ट 1 साल पहले से यूपी सरकार अलग जिला घोषित कर देती है। 1 साल पहले से अलग जिला मतलब, और फॉर ऑल टेक्निकल पर्पसेस उसका अपना डीएम होता है, जिसको मेला अधिकारी बोलते हैं, उसका अपना एसपी होता है। तो शहर का एसपी नहीं, यहाँ पे उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। तो क्योंकि आपको लगेगा क्योंकि भाई वहाँ पे 66 करोड़ लोग तो आए थे, लेकिन 2-3 करोड़ लोग तो हर समय रह रहे होते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम। जब तैयारी थी तो वहां से लेके 2-3 करोड़ लोग हमेशा होते थे वहां पे। तैयारी नहीं, जब जैसे 66 करोड़ एक दिन में तो थे नहीं जी, तो आए और गए। तो ऑन ए गिवन टाइम जो परमानेंट लोग थे, जैसे वहाँ पे हजारों कैंप लगे थे, है ना। वो हजारों कैंप में जो साधु थे, उनके लोग थे, वर्कर्स थे, सरकार के लोग थे, वही मिला के 1-1.5 करोड़ थे। 1-1.5 करोड़ तो बहुत बड़ा शहर है। दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है जी, जो बहुत सघन जगह है। मुंबई की पॉपुलेशन उसके आसपास है, उतने लोग तो उस जगह रहते थे। तो उसके लिए तो आपको चाहिए, पूरी व्यवस्था चाहिए ना जी। वो नहाएंगे भी, वो टॉयलेट भी जाएंगे तो आपको सैनिटेशन चाहिए, वो नहाएंगे तो आपको पानी चाहिए, वो बिजली चलाएंगे, वो लैपटॉप भी है वहाँ पे, सब चार्ज करेंगे, तो यू नीड अ फुल फैसिलिटी जी। तो पूरा शहर था, अब शहर है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसको पूरा समझेंगे सर, पूरे शहर के कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे सर। इससे पहले कि हम कुंभ मेला क्या था ये समझें जी, इसकी तैयारी करने के पीछे मानसिकता क्या थी, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो दुनिया ने कोई रोल मॉडल नहीं था इसका। ये वाला इटरेशन जो इस बार 2025 में हुआ एग्जैक्टली 66 करोड़ लोगों के लिए कुछ करने का कोई एग्जाम्पल नहीं था दुनिया में आपके अंदर। नहीं, इसका आधा और उसका आधा, वो भी एग्जाम्पल नहीं था। मतलब कोई ऐसा भी इवेंट नहीं इसमें 10 करोड़ लोग आए हो। इसका पिछला एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ के पास ही था, क्योंकि जो अर्धकुंभ हुआ था 2019 में, उसमें 25 करोड़ लोग आए थे। वो भी अपना ही बेंचमार्क था। और मुझे याद है मीटिंग में जो चर्चा हुई थी कि भाई ये तो बड़ा कुंभ है, इसमें लगता है दुगने जैसा लोग आएंगे जी। वो भी कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक सर्वे नहीं हुआ था। बाद में हुए सर्वेस, कितने लोग आ सकते हैं, असेसमेंट हुए, सर्वेस हुए। तो सर ये मुझे आप पिक्चर दिखाएं कि कुंभ की तैयारी जहां से शुरू होती है, 1 साल पहले जहां से शुरू होती है कुंभ शुरू होने तक, और जो मानसिकता थी और वो क्या पिक्चर थी, और उसके बारे में मुझे सर आप थोड़ा डिटेल में बताएं जी। देखिए, वो तैयारी तो एक तरह से 2019 से ही हो गई थी, क्योंकि 2019 में जब 25 करोड़ लगाए तो वो भी अनएक्सपेक्टेड थे जी। है नॉर्मली पहले जो कुंभ हुआ करते थे उसमें 4 करोड़ 5 करोड़ लोग आया करते थे, है ना। अब ये अर्ध कुंभ में जब 25 करोड़ लोग आ गए, तो ये 25 करोड़ लोग क्यों आ गए? कुंभ एज अ टर्म
मतलब भारत के रग रग में बसी है, बसा सो हुआ है। मच सो उसमें जोक्स भी हैं। अरे बहुत तो हैं। कुंभ के मेले में खो गया था, जी जी। कुंभ के वृतांत, कुंभ की कहानियां मूवीज में है ना। तो कुंभ कोई नई चीज तो नहीं है, लेकिन कुंभ एक मोर ऑफ एक, देखिए जो गांव का आदमी होता है ना, वो तो श्रद्धालु होता है, आप कांटे भी लगा देंगे वो जाएगा। वो ज्यादा भारत का जो धार्मिक क्वेश्चन है उसी ने आप रखा हुआ है। जी हम तो शहरी लोग हैं, हम तो टूरिस्ट हैं सब। जी हमें तो फ्लाइट चाहिए, जी फिर हम फोन करेंगे भाई जी। हमें टेंट में एक्सेस मिल जाए, फिर हम जी। अच्छे से होटल में रहेंगे या जी। टेंट में रहेंगे, फिर हम नहाने भी जाएंगे। जैसे एक मुझे एक आदमी ने कहा, मतलब थोड़ा जोक जैसा है कि शांतनु यार तुम तो 1 महीने से कुंभ में हो, मेरे नहाने की व्यवस्था कर देना। मैंने कहा नहाने में क्या व्यवस्था है, ये रे तुम बुरा पानी जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े तो उतारूंगा नहीं नहाने के लिए। तो मतलब इसका मतलब कि शहरी लोग इतने वो थे, मतलब उनके लिए एक फियर था, कुंभ में मतलब नहाने की व्यवस्था कैसे होती है, मतलब वो तो पानी है जाके नहाओ। लेकिन जो 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 ग्रामीण अंचल का व्यक्ति है, जो रूरल व्यक्ति है, उसके लिए ये कोई नई चीज नहीं थी, वो तो आ ही रहा था। वो तो बिना इनविटेशन के आता, वो तो जब सरकारें ज्यादा फैसिलिटेशन नहीं भी करती तब भी आता था, है ना, वो तो आता ही था। अब जब 2019 कुंभ आया, मैं तो अभी 25 पे आया भी नहीं हूँ, 2019 को आया, तो पहले तो उसकी व्यवस्था के बारे में जो फोटो, जो तरीके थे वो आने लगे पहले से, तो लोगों को उसकी चर्चा होने लगी, टीवी में डिबेट होने लगी, लोगों को फोटो बताने लगे। देखिए अब आपको एक व्यवस्था करनी क्या है ना। पहले तो लोग आएंगे वहां पे, कैसे आएंगे लोग, या तो रोड से आएंगे या ट्रेन से आएंगे या बस से आएंगे या अपनी गाड़ी से आएंगे या हवाई जहाज से आएंगे, है ना। तो प्रयाग के एयरपोर्ट को फुल फ्लेज एयरपोर्ट बनाना, है ना। प्रयाग एक वीआईपी जैसा एयरपोर्ट था जिसमें किसी बड़े आदमी की गाड़ी है, चॉपर उतर गया, उसको एक कमर्शियल एयरपोर्ट बनाना। उससे बहुत सारे लोग जो जिनके पास समय कम है, जो फ्लाइट से आ सकते हैं, जो वहाँ के 2 स्टेशन थे उनको 4-5 स्टेशन बनाना, ट्रेनों की संख्या बढ़ाना प्रयाग की, दूसरी बात। फिर जो रोड है वहाँ के चारों तरफ की जो एंट्री है, जो बनारस से एंट्री हो रही है, जो अयोध्या से एंट्री हो रही है, जो सुल्तानपुर की एंट्री हो रही है, उनको सबको 4 लेन 8 लेन हाईवे बनाना। फिर जो घाट हैं उनको प्रॉपर करना, कई सौ घाट है वहाँ पे, 13-14 घाट है। फिर जो पक्के ब्रिजेस हैं उनकी संख्या बढ़ाना, जिससे लोग यातायात आराम से कर सकें, अप्रोच कर सकें, है ना। और जो जहाँ पे नहाने के जो एरिया है उसको भी लंबा कर देना, क्योंकि वो तो संगम हर जगह ही है, यहाँ पे भी संगम और वहाँ पे भी संगम और उसके आगे 2 किलोमीटर बाद भी संगम, वो तो पानी तो मिल गया, उसको बड़ा कर देना। फिर पार्किंग की लाखों संख्या की व्हीकल की व्यवस्था कर देना और उसको मार्क कर देना और उसको पब्लिश कर देना, पेपर में पब्लिश कर देना। जब ऐसा लगता है तो लगता है अरे यार ये तो जा सकते हैं, ये तो वो वाली कहानी नहीं है जो कुंभ के मेले में खो जाने वाला तो नहीं लग रहा। तो जब इतना वेलकमिंग माहौल था तो लोगों ने आना शुरू करा, तो ऐसी व्यवस्था हुई। अब जब 25 की तैयारी शुरू हुई, मतलब चीफ मिनिस्टर ने जो अपना बेस्ट ऑफिसर था, कर्नाटक कैडर के विजय किरण आनंद है, उनको लगाया कि 1 साल 1.5 साल पहले से आप वहीं पे कैंप हो जाएंगे, मतलब आप प्रयाग से रहेंगे, ऐसा नहीं कि लखनऊ से आपने बस व्यवस्था देख ली। फिर उसमें EY अर्न्स्ट एंड यंग जैसी कंपनी को मिलाया कि भाई टेंडरिंग प्रोसेस जो बिल्कुल नीट हो, क्या क्या प्रोसेस है सेट हो जाए, बिल्कुल क्या सिक्योरिटी का प्रोसेस है, क्या क्राउड मैनेजमेंट का प्रोसेस है, किस मिनिस्ट्री से क्या होना है। तो बिल्कुल अगर कुछ भी में लग रहा है कि डिले हो रही है तो सीधे चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हर महीने में हर वीक में रिव्यू करूंगा, बिल्कुल एक डैशबोर्ड की तरह, जैसे कोई बड़ी कंपनी करती है। ये 20 पैरामीटर हैं, जहां पे भी मुझे लगे आपको रेड फ्लैग क्या ऑरेंज फ्लैग भी आ रहा है तो मेरे पास आ जाओ, और मैं सीधे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉल करूंगा। एडवांटेज है बिकॉज ही हैज स्पेंट 19 years in parliament, तो ही इज ऑलमोस्ट फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी, pretty much everyone, yes. हाँ, तो उनको ना मतलब ऐसे नहीं होता ना नॉर्मल किसी चीफ मिनिस्टर के साथ क्या होगा, उनका चीफ सेक्रेटरी इधर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखेगा, फिर मेल आएगी, फिर होगा, तो उसमें 2-3 महीने लग जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, वो सीधे फोन उठाया, उनको कहा आप ही आ जाइए, तो उनको बताया, सारे ऑफिसर को बताया, जो भी सॉर्ट करना था कर दिया, और जो अपने स्टेट का है केवल वो तो कर ही दिया जी। तो और उसमें फिर बजट भी उस लेवल का एलोकेट करा, 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ का डिवीजन था, 7,500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट, 7,500 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट। उसमें ट्रेन्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें नेशनल हाईवेज भी इन्वॉल्व हैं, उसमें एक्सप्रेसवेज भी इन्वॉल्व हैं, उसमें फ्लाइट रूट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें एयरपोर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें जो प्रयाग का अपना सौंदर्यीकरण है, उसके जो चौराहे हैं, उसके जो फुटपाथ हैं, जब इतने सोलर लगाएंगे तो वो शहर में भी तो आएंगे। जी 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 वो बिल्कुल। केवल मेला सिटी में तो नहीं आएंगे, वो तो शहर से होते हुए भी आएंगे। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का होना चाहिए जी। आप उन दिनों अगर प्रयाग में रहो, मैं तो 1 महीने रहा जी। बल्कि शहर में मैं 2 बार गया हूँ, कैन यू इमेजिन, मतलब बस मैं शहर ही नहीं जा पाया कभी, ना मेरा मन करा जाने का, है ना। कभी कोई चीज़ मुझे लैपटॉप का मेरा कुछ रिपेयरिंग था तो जाना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे कुछ काम भी करना पड़ता था, मैं अपनी किताबें पूरी कर रहा था। तो शहर में जो फुटपाथ थे वो बहुत चौड़े हो गए थे, जैसे आपको किसी बड़े शहर में, उसमें से लगातार लोग दोनों डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर नहीं होते तो वो सड़क पे आ जाते, सड़क में आते तो गाड़ियाँ रुक जाती, तो शहर का जो नॉर्मल टेम्पो वो ना खराब हो, नहीं तो जो शहर है वो परेशान हो जाएगा, यार ये लोग कहाँ से आ गए, तो जिससे वो भी एक टेम्पो बना रहे। वो अलग बात है कि प्रयागवासियों ने बहुत प्यार से काम किया,
मतलब आपको चौराहे चौराहे पे दिखेगा लोग बाइक पे छोड़ने वाले अपने, मतलब मुझे याद है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़कों का 500 का ग्रुप था जो केवल लोगों को छोड़ते थे इधर उधर बाइक पे, चलते हुए लोगों को, और खासकर जो थोड़ा सा परिवेश से पता लगता है कि गरीब आदमी है, इसके पास ऑटो का भाड़ा नहीं, और कुछ जगह तो ऑटो चलना मुश्किल होता था, और इतने ऑटो शहर में थे नहीं जो इतने सारे लोगों को आवागमन कर पाए, और लोगों को तो समझ में भी नहीं आता था। लोग पूछते थे भाई, मैंने देखा कि वो संगम किधर है, मैंने कहा हाँ उधर है, तो चल दी, मैंने चल कहाँ दिया, 8 किलोमीटर, नहीं बात चलने गए तो कुंभ है, 8 किलोमीटर चल दी, उनके दिमाग में कोई इफ एंड बट भी नहीं है, उन्होंने बस डायरेक्शन पूछी कहाँ को है, मतलब सोचिए मैं आपसे पूछूं यहाँ से कि एयरपोर्ट कहाँ को है, चल दूं नोएडा से, तो दैट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट, लेकिन वो लोग चल रहे थे ऐसे। तो ये जो तैयारी हुई, और चीफ मिनिस्टर हर हफ्ते आके एक एक चीज को पर्सनली मॉनिटरिंग करना जी। और क्योंकि देखिए कई बार ना, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपको कैमरा लाइट का, मैं कल के दिन आप मतलब हो ऐसा आपके साथ अच्छा है, INB मिनिस्टर बन जाए जी, लेट्स से कंट्री के, तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी ना कि क्या ब्रॉडकास्ट है, क्या मार्केटिंग है, कैसे होता है, राइट। अब योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसा ही था, उनकी होम टर्फ थी, वो तो उन्होंने 22 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, वो तो तब से सारे कुंभ में आ रहे थे ऐसे सन्यासी, एज ए पार्टिसिपेंट ना, वो जानते थे कि क्या होता है। और वो तो प्रयाग कुंभ में भी आते थे, हरिद्वार कुंभ में भी आते थे, उज्जैन कुंभ में भी आते थे, नासिक कुंभ में आते थे, अपने गुरु जी के साथ आते थे, और पिछला कुंभ तो उन्होंने कराया ही खुद। तो उनके लिए वो होम टर्फ जिसे बोलते हैं, जैसे कहते क्रिकेट में कहते हैं ना कि तो हम अपनी होम टर्फ में खेल रहे, तो उनके लिए वो उनको एक एक दिक्कत भी बताती है और क्या क्या अच्छा हो सकता है, वो सालों से सोचते होंगे यार इसमें अगर ऐसा होता तो कैसा होता, लेकिन कोई और सरकारें थी, वो लोग अपनी बात नहीं कह पाए। अब जैसी उनकी बारी आई तो उन्होंने उसमें हर वो चीज लगा दी, जैसे कहते हैं ना 4 चांद लगा दिए जो हो सकते हैं। उसमें 3-4 तरह की ऑडियंस होती है। एक तो जिनका वो कुंभ है, किसका कुंभ है, वो संतों का कुंभ, तो उनके अखाड़े, तो सारे 12 अखाड़े वो कैसे लगेंगे, उनको उतनी जमीन चाहिए, सबको सरकार जमीन एलोकेट करती है, वो अपना पूरा शहर बनाते हैं, हर अखाड़ा अपना एक टेंट से पूरा, मतलब एक एक अखाड़े में 5-5, 6-6 हजार लोग रह रहे हो। सर एक बार अखाड़े का कॉन्सेप्ट सुनिए कि अखाड़ा क्या है सर। अरे अखाड़ा भारतीय परंपरा में अगर जो एक सेक्ट है उनको आदि शंकराचार्य ने अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, जिससे आपस में उनके कोई झगड़े तो बड़ा वर्ड हो गया, आपस में कोई मतभेद या मनमुटाव ना हो। तो भाई आप इस तरह का काम करते हैं, इस तरह की पूजा करते हैं तो आप वैष्णव अखाड़े हो गए, आप शिव की पूजा करते हैं आप शैव अखाड़े हो गए। सिख अखाड़े हैं, अच्छा हाँ, तो लोग कहते हैं सिख हिंदू तो अलग अलग, वहां सिख अखाड़ों के बड़े बड़े वो लगे, तो सिख भी उतना ही हिंदू के पर्व में था जितना बिंदु थे जी। तो सिख अखाड़े, तो ऐसे निर्वाणी अखाड़ा बोलते, ऐसे 12 अखाड़े, ऐसा 12 अखाड़े। तो और फिर केवल 12 अखाड़े नहीं होते हैं वहाँ, तो कम से कम 10,000 से ज्यादा कैंप थे जी। तो जैसे श्री श्री रविशंकर, वो शायद किसी अखाड़ा का पार्ट ना हो तो उनके भी कैंप रहेंगे। अच्छा। या और कोई मंदिर परंपरा जैसे स्वामी नारायण परंपरा, वो तो इन अखाड़ा सिस्टम के बाहर है वो जी, लेकिन ऐसा तो नहीं वो परंपरा से बाहर है भारतीय सनातन की, तो उसका अपना कैंप होगा। या फिर सामाजिक कैंप होंगे, जैसे एक वहाँ पे बहुत बड़ा क्या था उसका, नेत्र कुंभ उसका नाम था, तो वहाँ कम से कम कई लाखों लोगों की कुछ चश्मे बटे, और वो इतना प्रोसेस वाइज था, मुझे याद है कि मैं तो देखने गया था उसको डॉक्यूमेंट करने, तो उन्होंने पकड़ के मुझे भी कुर्सी पे बिठा दिया कि मतलब वो इतना प्रोसेस लेट था कि सर बैठी यहाँ बैठी, सर आपकी पर्ची कटेगी, सर आपको वहां जाना, मैंने कहा मैं तो देखने आया हूँ। मतलब उन्होंने उतना भी वेट नहीं करा, और मतलब इतना वो प्रोसेस फोकस था। और आप वहां बैठेंगे, आपको देश के बड़े बड़े जो आई सर्जन है जिसका आप अपॉइंटमेंट लेने जाए तो आपको 20 दिन ना मिले, वो वहां पे फ्री सर्विस दे रहे थे 15-15 दिन। तो बड़े बड़े डॉक्टर, तो ऐसे 50-50 डॉक्टर पूरे भारत से चिन्हित कर रहे थे। सोचो उसके 1 साल पहले से उन्होंने उसकी बनाई थी व्यवस्था, और वो लोग फिर चले जाते थे, और फिर वो उसका चेकअप होता था, मशीन में चेकअप होता था, 1 घंटे बाद चश्मा बन गया उस फैक्ट्री से बाहर निकला था। मैंने कई लोगों को देखा जो मतलब इनको कह रहे अरे हमें तो पहली बार इतनी अच्छी दुनिया दिखी है। अब देखने में मतलब इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट कि चश्मा लेना भी किसी के लिए एक मुश्किल चीज हो सकती है। और जिनकी सर्जरी होनी थी उनके साथ सुनिए क्या करा, सर्जरी तो वहाँ एनवायरनमेंट में नहीं हो सकती क्योंकि इट नीड्स अ वेरी क्लीन एंड डस्ट फ्री एनवायरनमेंट। उनको एक पर्ची इशू करी, उन्हीं के शहर में कम से कम 300 हॉस्पिटल से पूरे भारत में टाइप था नेत्र कुंभ का कि आपकी यहाँ पे फ्री में सर्जरी हो जाएगी, कैटरेक्ट की सर्जरी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी, वाई की हो जाएगी। तो ऐसे नेत्र कुंभ जैसे भी बहुत सारे कैंप थे जो सामाजिक काम कर रहे थे, तो सब मिला के करीब 10,000 कैंप थे। मतलब रिलीजियस इनको एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन समझ, रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, अब वो भी थी, ब्रांड एक्टिवेशन भी था वहाँ पे। अच्छा हाँ, जैसे वो क्या हमारा खुद था सर जेके सीमेंट का, अपना आपका जेके सीमेंट का रहा होगा, चोट पे क्या लगाते हैं, उन्होंने हर थोड़ी देर में पैर फुट मसाज के मतलब एक तरह से कियोस्क से बना रखे थे, क्योंकि जनता पैदल चलती रहती है ना। अच्छा 10 किलोमीटर कभी पैदल चल के देखिए, हाथ पैर की हालत खराब हो जाती है, घुटने बोल जाते हैं। और ठंड का समय जी, जनवरी फरवरी जी, कड़ाके की ठंड और सामान साथ में बहुत सारा जी, क्योंकि वो लोग तो कंबल वम्बल सब लेके चलते हैं पूरा।
तो ऐसे एक्टिवेशंस थे। खाने वाले के बहुतों के एक्टिवेशन थे कि कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ऐसे ब्रांड्स ने भी अच्छा इस्तेमाल करा, चैरिटी भी और ब्रांडिंग पर्पस से भी। तो इस सब की व्यवस्था करना। दूसरा, प्रयाग कुंभ की व्यवस्था में एक थोड़ी सी मुश्किल एलिमेंट भी है जो और कुंभ में नहीं है। तो कुंभ होता कहाँ पर है? नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश में प्रयाग में होता है, उत्तराखंड में हरिद्वार में होता है, मध्य प्रदेश में उज्जैन में होता है और महाराष्ट्र में नासिक में होता है। आने भी वाला है, नासिक में 27 में कुंभ है और उत्तराखंड में 28 में कुंभ है, जिसकी तैयारियां शुरू भी हो गई। आप देखेंगे कि बहुत सारे फोटोज देखेंगे वो उसकी तैयारी में लगे। आप देखेंगे देवेंद्र फडणवीस की बहुत सारी फोटोज हैं। बल्कि जब मैं कुंभ से निकल रहा था 30 दिन बाद, तो बैनर लगे थे कि अगले कुंभ में आपका स्वागत है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। दैट शोज अ कंटिन्यूटी भाई, बिल्कुल। और आई एम श्योर महाराष्ट्र कुंभ में उत्तराखंड सरकार लगाएगी। बहुत कुछ सीखने को भी वहां से मिला ही होगा। सीखने को मिला ही होगा। तो इस सब की तैयारी करना, मैं आपको बताता, प्रयाग कुंभ में एक थोड़ा मुश्किल एलिमेंट ये है कि प्रयाग कुंभ में जो नदी है वो बहुत वास्ट है और वो अपना बैंक कहाँ पे छोड़ेगी वो 3-4 महीने पहले ही पता लगता है। तो कैंप लगेगा कहाँ पे? 3-4 महीने पहले तक आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ तक खत्म होगी। कम से कम 30-40% कैंप की लैंड नहीं मिली होती है। बाकी की मिल जाती है, कुछ तो शहर में होती है, कुछ सेट जगह हैं जो पक्की जगह हैं, लेकिन नदी ऐसे जाएगी कि नदी ऐसे चली जाएगी कि नदी ऐसे चली जाएगी। अब इतनी बड़ी नदी का आप बहुत ज्यादा, तो थोड़ा बहुत आप नदी के मार्ग चेंज कर सकते हैं, नदियां तो ऐसे आप नहीं चेंज कर सकते। तो वो फिर पक्के घाट बनाए गए, फिर बोट की व्यवस्था क्या होती है, पुलिस कितनी लगेगी, सफाई कर्मी कितने लगेंगे, वो सबको पहले, और सबकी कंसल्टिंग कंपनी आएंगी, सबकी इंजीनियरिंग कंपनी, इसे आपकी सिटी प्लानिंग है ना। अनबिलीवेबल सर। तो ये ऐसा नहीं है जैसे इसका ना कुंभ मेला, थोड़ा नाम बहुत गलत है सर। गलत तो नहीं है। मतलब मेला क्या मतलब होता है? मेला तो आप आंखों से पूरा देख पाते हैं ना। हमारे शहरों में मेला लग जाता है। जैसे मेला देखा तो मैंने कहा अरे बड़ा मेला लंबा है, क्यों? वो पीछे झूला लगा है, उधर वो ठेले लगे हैं, तो एक बड़ा सा मेला हो गया। ये तो शहर है पूरा। मतलब मैं 30 दिन रहा तो मैंने मेला देखा होगा 25-30%। जब मैं 30 दिन रहा तो और मैं रोज निकल जाता था बाइक में किसी को। ये ऐसा शहर है जो हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा शहर नहीं है। ऐसा शहर नहीं है जिसमें 66 करोड़ लोग आके चले जाएं और आने का मन हो 66 करोड़ लोगों का। और एक इसमें ना बड़े सारे आपको भ्रम भी निकलते हैं। जैसे कहा जाता है कि भाई हिंदू समाज, सनातन समाज मूर्ति पूजक है, मूर्ति की पूजा करता है। यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ तो नदी में नहाने आए सब लोग। आप कहते हैं कि भारतीय समाज कास्ट छुआछूत में मानता है, सब एक ही पानी में नहा रहे हैं। पानी से ज्यादा क्या टच करेगा भाई? ये तो जो पानी में आप नहा रहे हैं, पानी में नहा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कौन है, किस वो मुझे तमिल सुनाई दे रही है, मुझे बंगाली सुनाई दे रही है, मुझे वो लोग कौन है, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये जो मेरे ख्याल से एक सर्वांगीण जो वहां पे प्ले था, वो बहुत सुंदर चीज थी। फिर एक बार जो कुंभ मेला शुरू हो गया तो उसको मैनेज करना, तो पूरे कुंभ मेले को 25 सेक्टर में बांट दिया था। जैसे हम सर इस कॉन्सेप्ट को समझते कि वो सेक्टर क्या थे जी, क्या उन सेक्टर्स के अंदर हो रहा था। और जी सर, आप वैसे तो मैं इस बात का पूरा यकीन रखता हूँ कि जो भी आपने देखा होगा आपको, आप उसकी खूबसूरती को बयां करते रह जाएंगे, लेकिन आपको क्या चीजें थी जो सबसे ज्यादा मतलब आकर्षित किया सर? जी देखिए, एक तो हाँ पूरा शहर हो गया। तो जैसे हम नोएडा में हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 62 या 63 सेक्टर है जी। सेक्टर क्या है? सेक्टर तो हर जगह सेक्टर, डिवीजन, वार्ड, हम एक डिवीजन बनाते हैं। जैसे हम छोटी यूनिट को मैनेज करना आसान होता है, छोटी यूनिट में हर चीज को रेप्लिकेट करते रहे। तो 25 सेक्टर में पूरा बांट दिया। तो वहाँ पे पूछते भी थे, जैसे मैंने अरे कुंभ में रह रहा हूँ मैं भी, आप भी कौन से सेक्टर में रह रहे हो? तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यानी कि लोगों को भी वो लिंगो पता लग गया था थोड़े समय। तो हर सेक्टर में कुछ चीजें होंगी। तो हर सेक्टर में सेट ऑफ टेंट्स होंगे, कुछ धार्मिक होंगे, कुछ व्यवस्था वाले होंगे। व्यवस्था वाले मतलब फायर ब्रिगेड का होगा। हर सेक्टर का अपना एक फायर स्टेशन होगा। हर सेक्टर का अपना फायर स्टेशन होगा, जिससे वो मूवमेंट हो। एक सेक्टर में लगभग कितने टेंट होंगे सर? एक आप बांट लीजिए 10,000 को 25 से। अच्छा, 10,000 को 25 से, हाँ 400 है ना, 400 करीब हो गए। तो 400-500 टेंट हो गए। उनके लिए एक फायर स्टेशन जिसमें 3-4 फायर ब्रिगेड खड़ी है, और हर बड़े कैंप के बाहर एक फायर बाइक जी, जिसमें बेसिक एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं और एक ट्रेंड आदमी खड़ा। तो पहले तो ये हो गया। फिर सब में अपनी पुलिस की व्यवस्था, सब में अपना छोटा हॉस्पिटल, सब में एक रैन बसेरा फ्री वाला, जिसमें एक बार में कई हजार लोग रह सकते हैं। उसकी फ्री व्यवस्था भी है, उसके 50 रुपए वाले भी है, 100 रुपए वाले भी है। सब व्यवस्था में एक 10 रुपए वाला खाना, और बिल्कुल वहां पे आजकल के नई ब्रांड्स के वो भी लगे थे। मतलब वहां पे आपने चैयोज भी था वहां पे, उन्होंने भी अपने उनके भी टेंडरिंग हो रखी थी। फिर कुछ प्रदर्शनी लगी होगी, कोई सामाजिक मंच होगा, कोई परफॉर्मेंस का स्टेज होगा, जहाँ पे आप कल्चरल परफॉर्मेंस भी
अलग लेवल की, ना जुबिन नौटियाल गाना गा रहा है, ये तो जुबिन खड़ा है, अरे हाँ तो जुबिन गाना गा रहा है। वो उत्तर प्रदेश सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज करे थे, कहीं पे कैलाश खेर भक्ति गाने गा रहा है। तो ऐसा हर सेक्टर में ऑर्गेनाइज था। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जिससे सेफ्टी रहे वो है कि एक तो कोई एक्सटर्नल सैबोटाज, टेररिस्ट एक्टिविटी, ये वो, उसके लिए हर जगह सर्विलेंस, पानी के अंदर से सर्विलेंस। क्या किया गया होगा सर उसके लिए थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, उसके लिए तो 2-3 चीजें थी। एक तो एक्सटर्नल सैबोटाज या फिर ऐसे जो मिसक्रिएंट है, तो हर एरिया को बिल्कुल कहते हैं स्क्वायर फीट मैप था, और वो किसी कैमरे में व्यू करके एक सब स्टेशन में जाके देखा जा रहा था। मैं जब उसमें गया एक बार देखने, मतलब उतनी स्क्रीन मैंने एक साथ नहीं देखी ना, मतलब बहुत बड़े एरिया में, जैसे हमें वो दिखाते हैं ना साईफाई मूवीज में, स्क्रीन ऐसा, मतलब कम से कम नहीं भी तो होगी तो 100 मीटर की दीवार होगी, 100 मीटर की रेस होती है ना, उतनी बड़ी दीवार में टीवी लगे, उसमें सेक्टर मैप्ड है, सेक्टर भी नहीं, सॉरी, सेक्टर में भी ऑलमोस्ट हर स्क्वायर फीट मैप्ड है, एरिया है, क्या हो रहा है, और उसका, और उसमें बहुत सारा एआई टेक्नोलॉजी लगा है कि इस पे फ्लैग कर जाओ, इस पे फ्लैग कर जाओ, आंख का कलर दिखे फ्लैग कर जाओ, भीड़ का कलर दिखे फ्लैग कर जाओ, जिससे फिर कॉल चला जाए उसको, वहाँ के नायब तहसीलदार को, वहाँ के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को, और वो एक्टिव होना शुरू हो जाए। फिर वहाँ बहुत सारे बैरिकेड्स थे, बैरिकेड्स कब खोलना है कब बंद करना। देखिए भीड़ का जो मुझे पता लगा कि भीड़ का मैनेज करने का एक तरीका है कि भीड़ को किसी और डायरेक्शन में भेज दो। अच्छा, तो आपने देखा होगा जब आप भी मंदिर जाते होंगे किसी, तो क्या करते हैं, आपको ऐसे ऐसे कर देते हैं ना जी, बेसिकली उसी रास्ते को लंबा कर दो, भीड़ का रास्ता लंबा कर दो, सब लोगों को जाना यहाँ से है, अब 100 लोगों को ऐसे जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसको धीरे धीरे आप कुछ नहीं, उसको रास्ता लंबा करते चलिए, तो वो स्लो हो जाएगा अपने आप, उसको डाइवर्ट कर दो, उसको कहीं और भेज दो। लेकिन ये पता कैसे लगेगा, जो आदमी यहाँ खड़ा है उससे तो नहीं पता पीछे कितनी भीड़ है जी, ये तो ऊपर से पता लग जाएगा। तो ऊपर से जो इमेजिंग होती थी, सबके पास वॉकीज होते थे, उससे कम्युनिकेट होता था, जैसे समझ में आया कि यहाँ भीड़ लग रही है, उसको तुरंत आपको डाइवर्ट करना है, आपको ये बैरिकेड खोलना है, आपको वो बैरिकेड खोलना है, तो हर बार मैसेजिंग होती रहेगी। इट वाज अ सुपर साइंटिफिक प्रोसेस, राइट। फिर दूसरी चीज है कि उसमें जैसे मैंने बताया कि ड्रोन से हो रहा है, अंडर वाटर भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो अंडर वाटर कोई गलत एक्टिविटी सर्विलेंस कर रहे हैं। फिर खोया पाया एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुआ करती थी वहाँ पर, सामान कुंभ में कुछ खो गया, कोई आदमी इंसान खो गया, सामान मूवी में जोक है कि भाई तो यहाँ पे तो नहीं खोता था कोई, है ना। मैं जो खोया, मुझे कैसे पता लगा, जैसे मैं गया पहले दिन, दूसरे दिन तो 4-5 आवाजें आती हैं कुंभ में, है ना। तो उन आवाजों के बीच में से आपको अपनी आवाज को डिफरेंशिएट करना, जिसको आप सुनना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है कई बार, या फिर आपका कंसंट्रेशन है तो हो भी जाएगा। तो पहली तो आवाज है, तो रिलीजियस आवाज है जी, कि कोई तो प्रवचन चल रहा है, पूजा चल रही है, कुछ कोई पूजा चल रही है, वो आवाज आपको आती रही, कुछ ना कुछ कोई आपको या तो प्रवचन की आवाज आएगी, या किसी भक्ति गीत की आवाज आएगी जो किसी लाउड स्पीकर में चल रहा है, पहली आवाज आएगी। दूसरी आवाज आपको खोया पाया की बड़ी प्रोमिनेंट आवाज आएगी, तो आएगा, मंजू देवी ने अभी बताया है उनके पति यहाँ पे आके संपर्क करें, हम खोया खाया सेक्टर 23 से बोल रहे हैं, ऐसी आवाज लगातार आती रहेगी, खो गए, और थोड़ी सी वो, मतलब ऐसे कहना चाहिए फनी भी साउंड करेगी, क्योंकि कई बार वो उसी व्यक्ति को कहता है, ताकि अटेंशन के लिए भी एक सही नहीं, कई बार वो अनाउंसर होता है, कई बार जो आदमी खोया पाया का रिश्तेदार होता है उसको ही माइक दे देते हैं, तो वो बड़ा गुस्से बोलता है, मंजू देवी खुद ही बोलेंगी, ऐसे बोलेंगी, अरे अभी तो रखे थे, कहाँ चले गए तुम, और वो अलग कितने कड़ गए तुम, मतलब जो भी बुंदेली में बोलेंगे, तो आपको एकदम से उसको रिकॉर्ड। मुझे याद है मैं आरजे रौनक के साथ था, वो कह रहा है ये तो बहुत बड़ा कंटेंट है, कंटेंट वाले को कंटेंट ही दिखता है कि भाई इतना, और उसमें कई बार आपको दुख भी होगा, क्योंकि कुछ लोग दुखी भी होंगे, भाई आपका कोई नियंत्रण चला जाए तो आपको दुखी भी होगा। तो कई बार इतने मैसेज चलेंगे, मैं थोड़ा सा अनर हो गया, यार इतने लोग खो रहे हैं तो अच्छा नहीं है। फिर मैं उसके पास गया एक बार ना, टाइम थोड़ा दोपहर में खाली था, मैंने कहा इतने लोग खो रहे हैं, कोई नहीं खोता आजकल। मैंने कहा फिर आधे 1 घंटे का एक विलंब आ जाता है, लोग बिछड़ जाते हैं, उतनी देर का डिलेमा तो है ही। देखो जब तक आपको आपका बच्चा, आपका पति, आपकी पत्नी नहीं मिलेंगे, तब तक तो आपको धक होती रहेगी, लेकिन कह रहा कोई नहीं खोता। लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर कोई बिछड़ भी गया तो मिलेगा जरूर जी। तो उसमें आवाजें आती रहेंगी। यहाँ पर एक हो गया, वो खो गया, अरे तुम एक आए मुझे कि अरे उसके पापा तुम तो कपड़े ही लेके चले गए। तो ऐसा लगा कि शी इज नॉट वरीड अबाउट द पर्सन, शी इज वरीड अबाउट द क्लोथ, मतलब ऐसा मेरा कहना है, लेकिन आई एम श्योर वो आदमी के लिए भी होंगी, लेकिन तो वो सब होता रहा। तो एक ही आवाज रहेगी, एक आवाज आएगी बेचने वाले की, वो बेचने वाले की आवाज भी भोंपू टाइप का है, मतलब एक लाउड। अच्छा, उसको भी अपना ज्यादा तो लोगों को कैप्चर करना है। वो कुछ खास करके तेल वेल वाले नहीं होते हैं कि घुटने का दर्द ठीक करा लो, है ना, ऐसा वो एक आवाज आएगी, ठीक है। फिर एक प्रशासन का अनाउंसमेंट रहता है जी, जैसे अगले 2 घंटे टाइड तेज है, क्योंकि नदी होती है लेकिन उसमें भी लहरें तेज हो जाती हैं कई बार, बिल्कुल है ना, तो बोट नहीं चलेगी, और 24 घंटे लोग स्नान कर रहे हैं, 24 घंटे लोग स्नान कर रहे हैं, रात के 2 बजे भी 3 बजे, तो उसका अनाउंसमेंट चल रहा है, ये नहीं चलेगी, या फिर चलेगी, दोपहिया वाहन नहीं चलेंगे, चौपहिया वाहन तो अक्सर ही बंद हो जाते हैं, मतलब 4 व्हीलर नहीं चलेंगे, दोपहिया वाहन नहीं चलेंगे। तो वो चलता जा रहा है। मुझे याद आ रहा है कि, और उसका ना इतना इनोवेटिव था
जैसे एक बार मैं सुन रहा था, मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं दोपहिया वाहन अगले घंटे बंद रहेंगे, तो एक आदमी बढ़िया सर सट जा रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि साफ सुनाई दे रहा है उसको, है, और वो चल रहा है दोपहिया वाहन, आवाज भी आ रही है, तो ये अनाउंसर भी तेज, देखिए कुंभ का क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, पहले तो उसने 500 रुपये फाइन बोला तो कुछ नहीं हुआ, दोपहिया धार्मिक क्षेत्र है, जो भी दोपहिया लेके आया उसको पाप लगा, जिस पाप की बात आई बंद कर दिया, मतलब 500 रुपये से कुछ नहीं फर्क पड़ा उसको, लेकिन पाप से उसके ब्रेक लग गए। तो ये भी बड़ी सोशल साइंस है कि आदमी को 500 रुपये वर्सेस पाप में, पाप इज तो बहुत सारी आप सोशल कॉन्शियसनेस धर्म के थ्रू ये ऐसे भी मोरालिटी ला सकते हैं आदमी, जो 500 रुपये से नहीं है मोरालिटी। तो और ये सब के बीच में एक जल पुलिस, उसकी आवाज लगातार आती रहेगी, जल की अलग पुलिस है। अच्छा, जल पुलिस क्या होगी सर? वो जल में अपने लेके घूमती रहती है, कोई कुछ ज्यादा डूब ना रहा हो, कोई डूब, हाँ मतलब लोग कोई भी डूबा नहीं ना, लेकिन मैंने आप सामने डूबते हुए लोगों को बचाते हुए देखा, बिल्कुल उनके साथ ऐसा 15 लड़के होते थे स्मार्ट, बिल्कुल डाइवर्स, वो खट्ट से कूदते थे और आदमी को, चाहे मोटे से अंकल को एक हाथ से पकड़ के, उनको एक ट्रेन थे वो कैसे आदमी को पिक करना है, कैसे उसको पुल करना है। तो मुझे याद है कि एक बार हम लोग भी कैसे आप संगम के लिए बोट से जाते हैं, तो वो लोगों की क्या आदत होती है, वो केन ले लेते हैं, है ना, वो सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है वहाँ, खाली केन। अच्छा, खाली केन तो मतलब करोड़ों रुपए के खाली केन बिके होंगे, क्योंकि हर आदमी, कुछ लोग तो इतने सारे ले आते हैं, मैंने कहा बेचोगे क्या जाके, कह रहा नहीं वो उसने भी मंगवाया और उसने भी मंगवाया और उसने भी मंगवाया, पूरा मोहल्ला ही मंगवा लेता है। कुंभ तो ऐसी होता है ना कि परिवार से एक आदमी जा रहा है, नहीं जा पाए तो जो गया वो लेके आए सबके लिए, तो ऐसे पूरा लेके बॉडी बिल्डर टाइप जाते थे लोग। तो एक अंकल थोड़े से जरा हैवी से थे और ऐसा बोट से यूं करके ले रहे थे, पलट गए। तो नहीं पलटे नहीं, मैं जल पुलिस का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। जल पुलिस जाती, जल कह रहे ये लाल वाली बोट वाले भाई साहब आपका वजन ज्यादा है, ऐसे करेंगे तो बोट पलट सकती है। अब वो आदमी कॉन्शियस हो गया बेचारा, एक तो वो ले रहा था, और उसके मोटापे पे भी कमेंट हो गया, वो भी पब्लिकली माइक से। तो ये सारी पांचों आवाजें कि मंजू देवी खो गई हैं, आप मोटे हैं, और जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, तेल ले लो तेल ले लो, ये सब के बीच में आपको अपनी आवाज आइडेंटिफाई करनी है, जो आपको सुनने का, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है बाइक रोक दो बाइक रोक दो, ये सारी चारों पांचों आवाजें वहां पे हर समय चलती रहेंगी। तो किसी को बड़ा कैओटिक भी लग सकता है जी, जो बड़ा शांति प्रिय व्यक्ति है, कैओटिक लग रहा है। इसी में आपको रात में बिल्कुल शांति भी हो जाएगी, और केवल रात में आवाजें नॉर्मली दो ही रह जाती थी, एक तो धार्मिक आवाज, कुछ जगह से तो रात भर वो बजते रहते थे, भजन बजते रहते थे, कुछ जगह गाने की मंडलियां बैठ रहती थी, कुछ जगह ऑटोमेटिक किसी इक्विपमेंट में लाके छोड़ देते थे, और अनाउंसमेंट चलता रहता था धीरे धीरे वाला। उसकी भाषा भी चेंज होती थी, उसमें आपको असमीज सुनाई दे रही है, कभी बंगाली सुनाई दे रही है, क्योंकि अगर बंगाली व्यक्ति खुद ही आ गया तो बोल रहा है, तब आपको लगेगा ये है भारत भाई, मतलब इसमें आवाजें हैं। और रात के मतलब मैं तो जैसे ना एक राउंड लेता ही था 12-1 बजे, देखने क्या चल रहा है आसपास, चाय वाय पी के आते हैं, और कुछ लोग मिल जाते थे जो थोड़े से बिछड़े हुए होते थे, हम उसको थोड़ी मदद कर देते थे, जितनी आपकी कैपेसिटी है कि भाई वहाँ पर खोया पाया केंद्र है, तो लोग मिल जाते थे। रात में छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, छोटे से बच्चे कोई नहला रहा है, कोई 2 बजे 1 बजे, वो ठंड में, लेकिन नहा रहा है बच्चा, थोड़ा रो रहा है, थोड़ा हंस रहा है। तो जो भारत की परंपरा लगी ना, तब आपको वहां जाके एक कॉन्फिडेंस आया। जो आपने पूछा सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, एक तो ये कॉन्फिडेंस की जो भारत की परंपरा है, मतलब आदि शंकराचार्य के जो समय से चली आ रही है, वो आज भी उतनी इंटैक्ट है, तो इसको कोई हिला नहीं सकता आसानी से। और ये कोई किसी ने फंड दे के पैसा दे के नहीं बैठा था, अपनी जिसमें जो लार्ज मास था, जो 60-70% था, वो रूरल मास था, वो तो आ रहा था। उससे पूछ रहा कहाँ जा रहे हैं, भैया यहाँ से अयोध्या जाएंगे। मैंने कहा अयोध्या में तो बहुत भीड़ है, उन्हें वो कर लेंगे कुछ, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, भीड़ है तो क्या, वो हम भी भीड़ में चले जाएंगे हम लोग। तो आपको लगेगा कि आपका जो सोचने का तरीका है, अर्बन माइंडसेट विच इज ओवर प्लानिंग वाला ना, उसको, वो ज्यादा सेटल्ड आदमी, ज्यादा खुश है अपने जीवन से, उसको ज्यादा प्लानिंग ही नहीं करनी है, बेसिक प्लानिंग करनी है उसको, अगला शहर कौन सा जाना है, बस वहां पे क्या फिगर आउट, राइट, वो ज्यादा मजे में है। तो वो श्रद्धा देखना, मतलब वहाँ श्रद्धा ऐसी थी राजन भाई कि आपको अपने ऊपर गिल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को उठा के ले जा रहा है किलोमीटर, आपको लगेगा मैंने इसका 110 भी कराया कि अपनी माँ के लिए, कभी उठा के ले जा रहा है। एक मतलब 12-15 साल की बच्ची अपने छोटे भाई को उठा के ले जा रही मीलों। एक भाई साहब से पूछा, वो बड़ा सा ग्रुप था, वो नेपाल से आया था। नेपाल में तो आपको पता है वही अकेला एक हिंदू देश था कुछ सालों पहले तक, तो वहाँ तो बहुत सारे सनातनी, तो उनके पास बड़े थोड़े, उनके मतलब देखने में वो बिहार जैसी पॉपुलेशन लग रही थी, है ना, और बड़े बड़े उनके साथ ऐसे बोरे जैसे बैग जैसे थे ना, गठरिया टाइप की थी। मैंने कहा क्या है इसमें, तो बोले इसमें चावल लेके आए, चावल। तो मैंने कहा मतलब इतना चावल कैसे, कब खा लेंगे इतना, तो आप, मैंने बहुत, मुझे लगता है बहुत दिन के लिए आए, जैसे कल्पवासी वहाँ पे होते हैं, 1-1 महीने रहते हैं। तो कह रहे नहीं लल्ला अपने खेत के हैं, संतों को चढ़ाएंगे। वाह, अब ये सोच के आपको लगेगा कि अपन क्या करेंगे, प्रयाग से ले जाएं सर, हम एक तो पहले संतों के लिए ले जाएं, हमारे लिए वही बड़ी बात है, और ले भी जाए तो अपन क्या करेंगे, प्रयाग से खरीद लेंगे यार, अपने खेत के उगे हुए, अपने आप साफ करे हुए, वो श्रद्धा से वो नेपाल से भाई उठा के चला रहा।
तो दावा को लगेगा कि डेडिकेशन में, और वो आदमी सिंपल है, इनोसेंट है, कोई छल नहीं है उसके मन में, है ना। वो रैन बसेरा का आश्रम मुझसे पूछ रहा है तो मैं तो उनको छोड़ के आया किसी में बिठा के, भाई वहां पर रैन बसेरा, जिससे, लेकिन देखिए मैं तो सब अकेला आदमी कितना की मदद, लेकिन प्रशासन के लोग खड़े थे, हेल्पिंग के लोग खड़े थे, तो सबकी मदद हो जा रही थी। कुछ बड़े अच्छे फोटो थे, कई जगह नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ की फोटो थी, लोग उनके साथ सेल्फीज ले रहे थे, तो बड़ा सुंदर लग रहा था कि भाई आदमी कैसे अपने जो नायक होते हैं उनके साथ अटैच कर लेता है, और धन्यवाद दे रहे हैं उनके कि भाई आप हमें कुंभ में बुला लिया, जबकि वो योगी ने तो फोन करके बुलाया नहीं उनको, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था थी। तो जो लोगों की भक्ति थी, श्रद्धा थी, जो डेडिकेशन था, तो मेरे ख्याल से वही हाई पॉइंट था कि लोग कैसे कैसे कहाँ से चल के, तमिलनाडु से चल के, वेस्ट बंगाल से चल के, उड़ीसा से चल के, वो डिप मार के अपने पूरे परिवार के साथ खाना वाना खा के वहाँ से निकल जा रहे हैं। जी सर, बहुत ही, खैर मैं कहूँगा सर, मैंने बहुत पॉडकास्ट करे हैं आज तक, और मैंने इतना सुंदर वर्णन जो आप 10-15, क्योंकि मैं इसलिए रह पाया क्योंकि मैं 30 दिन था। अच्छा आपको बताऊँ, मैं केवल 1 हफ्ते के लिए गया था वहाँ पे। जी और आने का मन ही नहीं किया। 1 महीने बाद आया, और कोई कपड़े वपड़े भी वही थे। वो 4 कपड़े थे, उन्हें धो लो, उन्हें कर लो, और वही मैंने एक तरह की धोती पहननी शुरू कर दी थी। मैंने वो सदगुरु ईशा आश्रम से ली थी 3-4 धोतियाँ, वही मैं पहनता रहा। तो ठंड लगी तो कुछ वार्मर पहन लिए, उसी में नहाते थे, फिर उसको धोते थे। वो परमार्थ निकेतन के आश्रम में रहते थे, और वहीं पे बहुत सारे पॉलिटिकल गेस्ट भी आते थे। सो मच वहाँ पे पूरी फैमिली आई, कभी एक्टर भी घूम रहे हैं उसी में, कभी क्रिकेटर भी घूम रहे हैं उसी में, कभी हर तरह के लोग घूम रहे हैं, संत कथाएं चल रही हैं रोज। हमने बहुत सारे इवेंट करे, हमने शिवा फेस्ट करा वहाँ पे, फोटोग्राफी फेस्टिवल करा वहाँ पे, आर्ट फेस्ट करा वहाँ पे, एक लिटरेचर फेस्टिवल करा, सारे जितने भी स्पीकर्स हैं अच्छे उनको शहर शहर से बुला के हमने कल्चर महाकुंभ किया। तो बड़ा आनंद आया, क्योंकि मुझे एक बात याद थी, मेरे भी परिवार के लोग आए, लेकिन 2 दिन चले गए। मेरी माता जी कहती थी कि कुंभ करने से या तीर्थ स्थान जाने से पुण्य मिलता है, लेकिन किसी को कराने से डबल मिलता है। तो मुझे वो लालच चढ़ गया, मैंने कहा डबल ही लेते हैं तो मैंने जितने लोग, जिसने भी कहा मुझे, मतलब मैंने कम से कम नहीं तो 1000-1500 लोगों को कुंभ कराया किसी ना किसी तरह से, और उसमें बहुत सारे लोगों की मदद करी मेरी, लेकिन कराया। और मेरे क्या था, उस समय मैंने कुछ पॉडकास्ट करे थे, और उसकी 3-4 रील बहुत ही दबा के वायरल हो गई, मतलब 5-5 मिलियन व्यू, 6-6 मिलियन व्यू। तो मुझे सड़कों पे कम से कम नहीं तो 400-500 लोगों ने कहा वो सर आपकी वजह से कुंभ आया, और आपको कितना रिस्पॉन्सिबल लगेगा ना, वो लगेगा यार इसको कुछ गड़बड़ हो गया तो ऐसा लगेगा, मुझे ही बुरा लगेगा। और किसी ने सर मैं तो दुबई से आ गया, दुबई से आ गया पॉडकास्ट सुन के, तो आपको फिर ना आपका रिस्पॉन्स, आपको खुशी होगी पहले तो, फिर खुशी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो आपको लगेगा भाई इसको फिर बता दो। मैंने कहा आप वहाँ जरूर जाना, तो आपको लगेगा भाई आपका ही गेस्ट है वो। तो फिर थोड़ी देर बाद हमें लगा कि हमारे ही कुंभ है, तो और ऐसा बहुत सारे लोगों को लगने लगा। तो हर आदमी में दूसरे की मदद कर रहा होता था, कोई किसी का सामान उठा के चल रहा होता था, रैंडम आदमी का सामान, और आपको ना वहाँ पे अजीब टेक्निक्स देखने को मिलेंगी, तो आपको लगेगा रूरल आदमी कितना स्मार्ट है। वहाँ जो आपने सबसे पहले बात बोली, कुंभ में आदमी खो जाता है, वहाँ खोना तो मतलब इतना आसान है कि पलक झपकते आप खो जाएंगे। देखा आप चल रहे हैं, आपके साथ 5 लोग हैं, आपने हाथ तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो आपने ऐसे देखा गया आदमी कहाँ गया, कैसे देखोगे, कैसे सर तो सर, या तो आपने हेडगियर पहन लो, तो लोग हेडगियर पहन के रखते हैं। अच्छा, एक्चुअली में खास तरह की टोपी, खास तरह की पगड़ी, खास तरह का साफा, कि भाई हमारी टीम व्हाइट में है, पहचान जाएंगे। लेकिन व्हाइट में भी 100 लोग हैं, तो फिर भी एक मतलब 1 लाख से आप ये हो गया। अब जो बहुत बड़े ग्रुप थे 40-50 की या 10-10 के, वो क्या कर रहे हैं, साड़ी होती है आपको 8 मीटर की, उसको पकड़ के चल रहे हैं साथ में, ऐसे करके पकड़ के ऐसे लाइन से चल रहे हैं। आपको लगा ये तो बड़ा स्टाइल है यार, इससे भी बड़ा स्टाइल, बड़ा सा वो जो मोटा धागा होता है ना, नाड़ा टाइप का मोटा, उससे बड़ा सा घेरा बना लिया उसी के अंदर, और उसमें कोने में थोड़े लड़के टाइप के जरा, और वो पूरा क्लोज लूप है, और उसके अंदर लोग चल रहे हैं। कितने लोग, 40-50 लोग, अरे चल रहे हैं बिल्कुल इसी रिदम से। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो ये सब बड़ा अद्भुत था। ये सब हमारे दिमाग में नहीं आएगी शहरी लोगों के, हमारे दिमाग में यार फोन कर लेंगे यार, लेकिन फोन लग ही नहीं रहे वहाँ। जिस दिन वहाँ 2-3-4 करोड़ की भीड़ होती, सब जैम, नेटवर्क कहाँ 4 करोड़ को, इतने से एरिया में 2 किलोमीटर में आप फोन लगा दो, इतने लगेंगे नहीं, सब नेटवर्क जैम हो जाता है। ट्रैफिक जैम में नहीं होते सर, फोन नेटवर्क करे जाते हैं कभी बहुत, ट्रैफिक जैम हो जाता है, नेटवर्क सिग्नल क्लैश कर जाता है। तो मैंने कहा ये टेक्निक्स अच्छी, तभी हम लोग कहते हैं कि भाई रूरल टेक्निक्स में अपना एक इनोसेंस है, अपना एक नेटिवनेस है ना, वो तो ये सब चीज़ें बड़ी सुंदर देखने को मिलती थी। नहाने के क्या तरीके हैं, नदी की पहचान लोगों को ज़्यादा होती है हमसे, कहाँ पे नदी गहरी हो सकती है, क्योंकि नदी कुछ जगह बहुत गहरी हो जाती है। इस बारे में बताएं सर कुछ। देखिए नदी वहाँ पे डूबने की संभावना सरकार ने पूरी खत्म कर दी थी, क्योंकि जहाँ पे भी डूब सकते हैं वहाँ जा ही नहीं सकते, तो वहाँ पे बड़े सुंदर से प्लास्टिक के बैरिकेड लगा दिए थे, जो फ्लोटिंग बैरिकेड जिनको कहते हैं, तो आप उसके पार जा ही नहीं पाएंगे। और आप मान लिया आप बहुत ही
मतलब ज्यादा ही Enthusiastic है। एंथुसियास्टिक है और कूदा फांदी करी आपने तो वो जेल पुलिस है। ए भाई साहब, वो जेल पुलिस इतनी सारी है वो कि वो फर फर करके घूम रही है वो, तो कोई नहीं जा पाएगा। एक बड़ी सुंदर चीज होती है, एक शायद सीगल है उस पक्षी का नाम, जी। तो सीगल पक्षी माइग्रेट भी कर जाता है उसी समय करता है, और वाह। वो इतना सुंदर बनाया था ना माहौल को, तो वाइट वाइट बर्ड्स घूम रही होती हैं, तो एक काम हो जाता है, वो क्या कहते हैं, ऐसा सेम होती है ना, सेम अपन नमकीन खाते हैं, वैसी बिना नमक की सेम सी बना के लोग बेच रहे होते हैं, वो सीगल खाती है। अच्छा, तो आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के फोटो है, वो ऐसा फेंक रहे हैं और वो उड़ के खाती है, तो वो भी एक खेल बन जाता है वहाँ पे कि वो चिड़ियाएं उनको खिला रहे हैं आप, और वो सुंदर से बैरिकेड लगे हैं और लगातार हर बोट में झंडा लगा है, तो इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल। जैसे मेरा ज्यूरिक में रहना हुआ है, इट लुक्स लाइक ए ज्यूरिक लेक, इतना सुंदर हो जाता है। फिर वहाँ पे और भी मतलब कल्चर डिपार्टमेंट ने सुंदर सुंदर चीजें कर दी थी कि कुछ तो बहुत ही 2-3 हज़ार रुपए की एक राइड थी, हेलीकॉप्टर राइड। अच्छा, तो आप पूरा कुंभ हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं। फिर किसी प्राइवेट कंपनी ने वो लगा दिया था, ग्लाइडर होता है जो, क्या होता है जो ग्लाइडर ही ना, हाँ ग्लाइडर जी, जो पहाड़ से नहीं उड़ता, जो मोटर से ऊपर जाता है, समझ गया जी, और ऐसा एक राउंड लगा के बलून टाइप का आ जाता है, वो लगा रखा। तो इस तरह की सुंदर चीजें भी थी। और फिर अलग अलग कैंप में तो सुंदर थी कि मतलब सबके कल्चरल इवेंट चलते थे, सोशल इवेंट चलते थे, लोग थिएटर करते थे बड़ा बड़ा। मतलब अगर वहाँ 1 महीना रहे तो आप अपनी मतलब आपके पास डेली चॉइस थी, आज क्या करूँ। जैसे होता है ना कि आज रात सैटरडे कौन सी पिक्चर देखूँ, तो आपके पास 10 चॉइस मूवीज की हैं, 10 चॉइस थिएटर की हैं, वहाँ पे भी थी। वहाँ पे कोई मतलब कोई शिवाजी पे प्ले चल रहा है, कोई चाणक्य पे प्ले चल रहा है, कहीं जुबिन नौटियाल गाना चल रहा है, कहीं और किसी का चल रहा है, कहीं कोई और बड़े प्रवक्ता, हर क्षण में त्योहार था, हर कोई वक्ता चल रहे हैं, कहीं कोई और गाना बजाना चल रहा था। इतना सुंदर माहौल था, मतलब इट वाज अ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिविटी एज इट एट इट्स पीक। तो उसमें और हर आदमी खुश था जी। मतलब मुझे देखिए इतनी सारी, जब जैसे हम रोड रेज क्या कहते हैं, रोड रेज मतलब भीड़ होती है, वहाँ पे कोई आदमी परेशान ही नहीं था, जबकि इतनी परेशानियां थी वहाँ पे, अगर मानो तो बिल्कुल, अगर मानो तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि इतने लोग कहीं और आप सब कुछ इंसान मानसिक तौर पे भीड़ देख के, और सरकार व्यवस्था कितनी भी कर दे, आप भीड़ देख के परेशान हो जाएंगे, भीड़ देख के परेशान हो जाएंगे, बॉडी टचिंग क्राउड है, कुछ नहीं, उसने कोई किसी को गाली नहीं दे रहा। तो एक लोगों को भी थैंक यू कहना पड़ेगा कि जब लोग एक भाव से आते हैं, दे बिहेव डिफरेंटली, वर्सेस वो कॉन्सर्ट में जाएंगे या किसी और जगह जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, तो बिल्कुल वही लोग डिफरेंटली बिहेव करेंगे, जाएंगे, किसी तरह खत्म करना चाहेंगे। ठंड हो रही है, आपने हाथ गल रहे हैं, आपको चलना पड़ रहा है बहुत बहुत लंबा। सर, आप एयरपोर्ट वगैरह के बारे में बता रहे थे कि किस तरह इतनी दुनिया, पूरा देश आ रहा था शहर के अंदर, वो आना जो था उस एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन के बारे में आप जो बता रहे थे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे 2 व्यवस्थाएं करी गई थी कि होल्डिंग एरियाज बनाए गए थे एयरपोर्ट के बाहर और रेलवे स्टेशन के बाहर, कवर्ड होल्डिंग एरिया टेंटिंग करके बनाई गई थी कि अगर आपकी फ्लाइट या आपकी ट्रेन अगले 40 मिनट में है, फ्लाइट के केस में 2 घंटे बाद है, क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति की जैसे फ्लाइट शाम को है, उसका स्नान सब हो गया, तो वो एयरपोर्ट आके बैठ जाते हैं, फिर कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाए जी। तो अगर आपकी फ्लाइट अगले 2 घंटे में, तभी आप एयरपोर्ट के अंदर जा पाएंगे, नहीं तो आप होल्डिंग एरिया में बैठे जी। होल्डिंग एरिया ऐसे नहीं खुले में, उसका पूरा प्रॉपर एरिया बना रखा है, वहाँ पे वेंडर्स हैं, खाना वाना दे रहे हैं। ऐसा ही ट्रेन स्टेशन के बाहर, मतलब बल्कि पहली बार मैं जब ट्रेन स्टेशन अपनी माता जी को छोड़ने गया तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ट्रेन स्टेशन तो बहुत दूर है, उन्होंने यहीं कहाँ रोक दिया, तो पता लगा वो होल्डिंग एरिया है। हमारी ट्रेन तो थोड़ी देर बाद थी, तो हमें जाने दिया, तो सबका टिकट देख के जा रहा था। तो ये बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट था होल्डिंग एरिया का, तो कि जैसे आप भीड़ को डिवाइड कर दें, सारी भीड़ को स्टेशन में ना छोड़ दें, कुछ स्टेशन को बाहर भी रखें। और ऐसे ही जैसे हमने बताया कि पार्किंग के अलग अलग एरियाज थे, रूट्स अलग अलग थे, डिक्लेयर हो रखा था बहुत सारा, पेपर ट्विटर सबके माध्यम से, संतों के माध्यम से, क्योंकि सब संतों की अपनी अपनी फॉलोइंग है, तो सरकार संतों को बहुत सारा अनाउंसमेंट भी करने को देती थी कि अपने ट्विटर पे ये डालिए प्लीज, ये डालिए प्लीज, कि भाई हर आदमी कहता है मैं संगम पे नहाऊंगा, तो संतों ने कहा नहीं भाई हर चीज ही संगम है, ये भी संगम है और वो भी संगम है। पानी की विस्कोसिटी ऐसी नहीं है कि पानी केवल संगम पे ही, वो तो हर जगह मिल गया है पानी। तो ऐसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिए लोगों ने। तो आई थिंक इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल कि जैसे जो पेंटून ब्रिजेस हैं वही कई संख्या में बना दी ना, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अब संख्या याद नहीं आ रही, वो 15 से 20 से पेंटून ब्रिजेस बना दिए, टेम्परेरी ब्रिजेस हैं। अब टेम्परेरी ब्रिजेस ये बनते थे केवल वर्ल्ड वॉर या वॉर्स के समय, एक बड़ा सा कैप्सूल जैसा, एक बड़ा फ्लोटिंग आयरन का बलून जैसा होता है, और उसके ऊपर आप पूरा ब्रिज लगा देते हैं, इसमें से व्हीकल जाते हैं जी, और 2 उसमें डेडिकेटेड रहते हैं, एक वीआईपी मूवमेंट के लिए रहता है कि प्रधानमंत्री आए, और एक इमरजेंसी, कोई आग लग गई, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है। मतलब ऐसा हुआ कि 3 या 4 बार आग भी लगी कुंभ में, लेकिन वो 15-15 मिनट में बुझा दी गई, इतना सब स्विफ्ट बना रखा था। बाकी लोगों के आने जाने के लिए
और वो जो आने जाने वाले पेंटून ब्रिज थे वो भी कभी कभी बंद करने पड़ते थे और वो पैदल के लिए अलाउड होते थे। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था तो शहर का करना वो ऐसा है जो जिसने प्रयाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत के जो मतलब टॉप 25-30 शहर हैं उसमें ले आया है। तो वो जो हम बार बार कहते हैं ना कि 15,000 करोड़ गए कहाँ? 15,000 करोड़ सर। हाँ, उसके पहले वाला जो मेरे शायद कुंभ था वो 1,000 करोड़ के आसपास का बजट 2-2.5 करोड़ का था। 15,000 करोड़, ये इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बताइए सर, ये कहाँ लगा और इससे क्या वैल्यू जनरेट होती है? राइट, आई थिंक दो बातें हैं। एक तो ये 15,000 करोड़ को हमें 15,000 करोड़ की तरह लेना ही नहीं चाहिए जी। या चले पहले मैं बताता हूँ कि बहुत लोगों ने कहा कि अरे 15,000 करोड़ कर दिए तो सेकुलर गवर्नमेंट कैसे हुई, एक रिलीजियस इवेंट में गवर्नमेंट कैसे खर्च कर सकती है। जैसे मैंने आपको डिवीजन बताया कि 7,500 करोड़ उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया और 7,500 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, लगा तो दोनों कुंभ में। लेकिन जैसे कुंभ खत्म हुआ तो अलग अलग स्टडीज हुई, CII ने स्टडी करी, फिकी ने स्टडी करी और पता लगा कि इसने 3 से 3.5 लाख की इकॉनमी जनरेट करी। वाओ। अब इससे बड़ा तो कोई कौन VC इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो सकता सर। जो 45 दिन में इतने लार्ज स्केल में और सारी ये बॉटम्स अप इकोनॉमी है। इसमें केवल होटल और टेंट ओनर और फ्लाइट और ट्रेन पैसे नहीं कमा रहे, इसमें जो वो प्लास्टिक का केन बेच रहा है, जो बाइक के 400 रुपए ले रहा है, जो चाय पिला रहा है, जो प्लास्टिक के खिलौने बेच रहा है, जो पंडित जी टीका लगा रहे हैं, और टीका लगाना भी एक काम था। पंडित जी बैठे रहते हैं, वो आपको नहाने के बाद टीका लगाएंगे, है ना। जो बोट वाला है वो सबकी इकोनॉमी, एक बोट वाली जिसके पास 50-100 बोट थी, प्रधानमंत्री ने बताया उसने 8-10 करोड़ रुपए कमाए। जो ठेले वाला था, तो ठेले वालों ने, मेरा तो क्योंकि 1 महीने था तो मैं तो रोज सर्वे ही करता रहता था, उसने कहा सर हमारे तो मतलब 1-2 साल का काम हो गया, अब तो हम अपना घर शुरू कर पाएंगे, अब अपना ये शुरू कर पाएंगे। जो आदमी महीने के 10-10 हज़ार रुपए कमाता था वो 4-4, 5-5 लाख रुपए लेके निकला। छोटे बिल्कुल ठेलों की बात कर रहा हूँ। तो बॉटम्स अप इकोनॉमी 15,000 करोड़ रुपए सरकार के इन्वेस्ट करके, और सरकार के 15,000 करोड़ वापस आ भी गए। कैसे? वो जीएसटी कलेक्शन में वापस भी आ गए, उसके बाद भी इतने सारे लोगों ने पैसा कमा लिया। अब जो बड़ी बात है वो ये है कि इसमें से 80% जो खर्चा था वो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, उसे तो खर्चा भी नहीं मानना चाहिए। वो तो मतलब वो एयरपोर्ट पे था, वो हाईवेज पे था, वो पक्के घाटों में था, वो सीवेज सिस्टम में था, जो इनसाइड रोड के फुटपाथ पे उन पे था। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, वहाँ सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लग गई हैं, वहाँ कई सारे पार्क बन गए हैं, रिलीजियस पार्क बन गए हैं, जहाँ पे टिकट 50 रुपए की टिकट से आप अंदर जा सकते हैं, उसका सेल्फ मेंटेनेंस भी होता रहा। 80% परमानेंट 80% परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको तो खर्चा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, बस ये है कि शायद वो प्रायोरिटी से एलोकेट हो गया प्रयाग को। जी, ठीक बात। अगर प्रयाग को एलोकेट होते होते उसको 10 साल लग जाते, अदरवाइज इन नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग्स, राइट। वो प्रायोरिटी से प्रयाग को एलोकेट हो गया क्योंकि वहां पे इतना बड़ा इवेंट। जैसे कॉमनवेल्थ के समय इतना सारा घोटाला भी होता है, पता है, लेकिन कॉमनवेल्थ के समय बहुत सारी चीजें दिल्ली में लग गई, जहाँ पे कॉमनवेल्थ हुआ लग गई, राइट। ऐसा ही हुआ, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था जो विद स्टेट। तो अभी आप प्रयाग जाएंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा शहर है। अगर आप कभी प्रयाग गए नहीं होंगे, उसके चौराहे, उसके जो उसके जितने भी फुटपाथ हैं, हाउ दे वॉक, उसके जो सर्कल्स हैं, उस पे जो आर्ट वर्क लगा है, उसमें जो रिलीजियस पार्क्स हैं, द वे सिटी कंडक्ट इटसेल्फ, उसका एयरपोर्ट है, तो आपको लगेगा अरे ये तो छोटा शहर नहीं लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है 15-20 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे। तो वैसे तो प्रयाग को तो वैसे भी आप पहले ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। तो प्रयाग यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इतने सारे लोग UPSC क्रैक करते थे, पढ़ाई लिखाई का इतना माहौल था। जो AH व्हीलर बोल के आपने बुक स्टॉल देखा होगा जो रेलवे स्टेशन में होता है, वो प्रयाग से आया है। तो प्रयाग ने तो अच्छे अच्छे लोग दिए। मुंशी प्रेमचंद से लेकर महादेवी वर्मा, प्रयाग से संबंध रहा है किसी का। हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का, वहाँ के हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फूलपुर की सीट से चुनाव लड़ते थे। आजकल भी बहुत सारे लोग, तिग्मांशु धूलिया और कई लोग आपको प्रयाग के दिखेंगे। तो प्रयाग तो एक बड़ी कल्चरल जगह है जो रही है। तो हाँ, लेकिन अच्छी बात ये जो मैंने बताया कि 80% स्पेंड जो है वो प्रयाग के साथ रह गया जी। तो प्रयाग का लेवल अपने आप भी उठ गया। तो अब जब माघ मेला भी होता है तो उसमें भी पहले के माघ मेलाओं के 10 गुना लोग आते हैं और शहर उसको झेल पाता है, आराम से। तो ये फायदा हुआ, कमाल हो गया सर। दुनिया ने इस इवेंट को बहुत बारीकी से देखा। इतने लोगों के आने से, इतने लोगों के रहने से, इतने लोगों के खाने से, इतने लोगों के स्वास्थ्य से, इमरजेंसी से, स्टैम्पीड ना हो इस व्यवस्था से, खोने की व्यवस्था से, हजारों क्राइटेरिया पे दुनिया ने आके इस मेले को स्टडी किया। सर किन किन, जैसे हार्वर्ड जैसे बड़ी इंस्टीट्यूशन ने इसमें स्टडी की, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आए होंगे। सर क्या वो कमाल की स्टडीज थी, क्या वो बातें थी, और क्या मेजर सरकार ने, क्योंकि अब इतने लोग पानी में नहा रहे हैं तो पानी तो गंदा हो रहा है, तो वो किस तरह से क्लीन हो रहा है, क्या हो रहा है सर, उसकी पूरी व्यवस्था। और दुनिया का ये पूरा इवेंट खत्म होने के बाद
क्या टेक था, क्या मत था सर इसके ऊपर? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो पानी की आपने व्यवस्था की, पानी गंदा होता है, उसमें 2 चीज़ें हैं। जी। गंगा के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर बहुत सारी स्टडी है कि उसमें इस तरह के बैक्टीरिया है जो सेल्फ क्लीनिंग है। ठीक है। तो कभी आप एक प्रयोग आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। गंगा से पानी लेके आइएगा, उसे अपने मंदिर में रख दीजिएगा और एक नॉर्मल अपने नल का पानी जिसको आप पीते हैं रख दीजिएगा। उसको 6 महीने बाद 10 महीने बाद उसको कल्चर करवाइएगा। तो जो आपके घर का पानी है उसमें बैड बैक्टीरिया पैदा हो चुके होंगे, आपके गंगा के पानी में नहीं होंगे। गंगा के पानी की अपनी सेल्फ क्लीनिंग वो है। लेकिन जो हार्ड वेस्ट है, जैसे कपड़े लोग कई बार छूट जाते हैं या छोड़ देते हैं लोग, फूल पत्ती माला या और इस तरह का जो है, उसके लिए सीवर लगे हुए थे बहुत सारे। सीवर मतलब छलनी जैसे अपन छानते हैं बड़ी चीज, तो वो ऐसे करके रोटेट करते थे पानी के अंदर ही, और पानी के अंदर तो उसमें जो टनों कूड़ा निकला है उसको फिर सेटल कर दिया, बल्कि उसमें जो कपड़े वाला पार्ट है वो निकाल लिया गया, उसको ड्राई करके जो कपड़े रिकवरेबल है उनको क्लोथ डोनेशन में दे दिया गया। जो रिकवरेबल नहीं है वो नॉर्मल प्लांट फैक्ट्रीज को वापस भेज दिया गया। लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ, तो वो पूरी पानी को साफ करने की व्यवस्था थी। और एक ओजोनाइजर्स भी वो थोड़े दूर लगे थे। ओजोनाइजर्स भी लगे होते हैं जो ओजोन का, ऑक्सीजन का लेवल पानी में बढ़ाते रहते हैं, वो थोड़ा सा दूर पे लगे थे। सीवर्स तो हमें ही चलते हुए दिखे कई बार शाम की तरफ को, जब थोड़ी भीड़, देखिए शाम को जो पीक भीड़ होती है वो तो दिन में होती है ना। तो आपको जैसे अंधेरा होता है 5-6 बजे तो भीड़ ठंड हो जाती है, तो नहाना ठंड भी हो जाती है, अंधेरा भी हो जाता है, अंधेरा भी थोड़ा सा अनर्विंग सा होता है, और बोट चलनी बंद हो जाती है अंधेरा होते ही। तो आप संगम पे तो नहीं जा सकते, आप तट पे ही नहा सकते हैं, तो इसलिए भीड़ कम है। तो उस समय सीवर वगैरह चलने शुरू हो जाते थे। अब आपने कहा विश्व ने कैसे देखा, कम से कम 30 स्टडी तो कमीशन स्टडी थी। कमीशन भी नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने, कल्चर डिवीजन ने, अर्बन मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई आपको कोई स्टडी करनी हो तो हमको प्रपोजल दो, और सरकार ने उनको थोड़ा फंड भी एलोकेट किया, उनके रहने वहने की व्यवस्था करी। तो ऐसे हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, इंडिया में IIT से, IIM से, TIS से लोग, किसी ने सोशल स्टडी करी, उन्होंने पॉलिटिकल स्टडी भी करी लोगों कि भाई जो आदमी आता है उसके वोट देने की टेंडेंसी बदलती है क्या, फिर खोने की लोग आते क्यों हैं, इस पे साइकोलॉजिकल स्टडी करी। लोग आने के बाद उनका विचार बदल जाता है क्या किसी भी मामले में, वो ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं क्या, वो ज्यादा मॉरल हो जाते हैं क्या, ये सब स्टडी करी लोगों ने। फिर इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज कैसे करेंगे उसकी स्टडी करी, क्या सिस्टम्स यूज करें उसकी स्टडी करी। इतनी बड़ी अर्बन सिटी केवल 40 दिन 50 दिन के लिए क्यों बनाई जाती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, पहले क्या होता था, हर तरह की स्टडी करी। वो बल्कि रिपोर्ट अभी सबमिट ही हुई है, रिसेंटली सबमिट हुई है, और अभी वो पब्लिक भी हो जाएंगी, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आ जाएंगी। लेकिन जैसा आपने ठीक कहा कि जितना इसको सेलिब्रेट होना चाहिए था ग्लोबली वो नहीं हो, और ये टिपिकल वेस्ट का तरीका भी है कि उनके यहाँ 2 लाख भी भीड़ भी हो जाएगी तो ओह माय गॉड 2 लाख पीपल, मतलब 200,000 पीपल हैव गैदर्ड, उसको बहुत बड़ा भर के दिखाएंगे, क्योंकि वो बेचने के महारथी हैं, वो मार्केटिंग के महारथी हैं। भारत ऐसे कंट्री भी बेचने में महारथी नहीं है। हमारे पास इतनी सुंदर देश है जिसमें हिमालय से लेकर गोवा तक जगहें हैं, जिसमें राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट जैसी सुंदर वादियां भी हैं। उस शहर को हम टूरिज्म वाइज भी उतनी ब्यूटीफुली, अब तो फिर भी बहुत टूरिज्म, दुनिया का कोई लैंडस्केप नहीं है जो हमारे पास नहीं है ना। और स्विट्जरलैंड में मैं 1 साल रहा है, मेरा ज्यूरिख में रहना हुआ है, और एक साल वो छोटी छोटी जगह, वो झरना जो छोटा सा है, ऐसे झरने तो उत्तराखंड में और शिमला में मतलब 2-2 किलोमीटर में बह रहे होते हैं। तो वो हम उसको उतना मार्केट नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ये तो ठीक है, तो इसमें बड़ी बात क्या है। जिन लोगों के पास स्केर्सिटी होती है शायद वो बेच अच्छा पाते हैं, है ना। तो वही कुंभ के साथ भी हुआ। कुंभ का तो हमने खैर बहुत सुंदर से सेलिंग भी हुई, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आए, लेकिन क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता नहीं है कि उसको इस तरह से दिखाए ना, वो उसमें छोटी सी गलती होगी, छोटा सा कुछ होगा, उसको बड़ा करके दिखाएगा। लेकिन हम अंदर अंदर उनको पता होगा कि इतनी बड़ी गैदरिंग हमारे यहाँ हो जाए तो हम लोगों का तो पूरा देश आगे पीछे हो जाएगा। वो लोग, आपने देखा होगा वहाँ पे हरिकेन्स कभी कभी आते हैं तो पूरा शहर तहस नहस हो जाते हैं, सारी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था तहस नहस हो जाती है। लोग चोरी चकारी पे उतर जाते हैं, जो लोग मर चुके होते हैं उनकी चीजें उतार लेते हैं, उनकी घड़ी, उनकी ज्वेलरी उतार लेते हैं विदेशों में। तो बहुत इतनी सुंदर था। इट्स अ स्टडी टू लर्न मल्टीपल थिंग्स, फ्रॉम सिटी प्लानिंग टू क्राउड मैनेजमेंट टू अर्बन मैनेजमेंट टू आस्था। मतलब मैं कहूँगा आस्था और व्यवस्था, ये दोनों को समझना है तो मतलब जो भी अगला आपके जीवन में आना है उसमें जरूर जाएं, नासिक में जाएं, हरिद्वार में जाएं, उसके बाद भी बहुत सारे, शायद ऐसा अब आप कुछ देख भी नहीं पाएंगे, ऐसा तो अपने जीवन काल में हम लोग नहीं देख पाएंगे कभी इतना बड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी जो संयोग था या देवयोग बोले उसको, वो तो दोबारा नहीं बैठेगा। लेकिन हाँ, अब एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि कुंभ एक जो भव्यता है उसकी, जो उसकी फैसिलिटीज है, जो उसकी आस्था और व्यवस्था दोनों है, वो अद्भुत रही है। और वो भी कहाँ केवल स्नान करने के लिए, कोई एक मूर्ति देखने के लिए, कोई जगह देखने के लिए,
गंगा में स्नान करने के लिए। और जब देखता था मैं, जैसे जो जो शाही स्नान होते हैं, जो बड़े स्नान होते हैं, उसमें 2 चीज़ें धार्मिक बड़ी सुंदर होती हैं। जब ये सारे अखाड़े शहर में आते हैं, जो 12 अखाड़े बोले, जब ये अपनी छावनी में घुसते हैं, अपने टेंट में घुसते हैं, तो गाजे-बाजे के साथ घुसते हैं। पूरी इनकी एक सेलिब्रेशन है। एक यात्रा निकलती है, सबको दिन एलोकेट होते हैं कि हाँ। आप इस दिन एंटर करेंगे, जिससे सड़कों पे जाते हैं वो देखने लायक होता है। हुँ। लोग मतलब जो मेन उनके जो महामंडलेश्वर होते हैं, वो हाथी पे होते हैं, घोड़ों पे होते हैं, ऊँट पे होते हैं। बहुत सुंदर से गाना बजाना अंदार में करके, वो धुनी जला के एंड मतलब एक तरह से वो डिक्लेरेशन करते हैं कि हम आ गए हैं, अब हम 1 महीना रहेंगे, 40 दिन रहेंगे, इस दिन हमारी कथा होगी, यहाँ-यहाँ ऐसा भंडारा मिलेगा। मतलब भंडारा तो वहाँ इतना है कि आप मतलब खाते-खाते थक जाएँ। खाने की व्यवस्था सर? खाने की व्यवस्था एक तो मठों में ही है, वहाँ जितने सारे 10,000 कैंप लगे हैं, उसमें जी। से कम 30-40% में किसी न इस तरह खाना मिल रहा है। जी। मतलब मराठी संत है तो मराठी खाना मिल रहा है, गुजराती संत है तो गुजराती खाना मिल रहा है, तो वहाँ सिख संत है तो सिख खाना मिल रहा है, तो वहाँ पे हर तरह का खाना मिल रहा है। आप पूरी आप मतलब कुज़ीन हॉपिंग कर सकते हैं आपका मन है तो। इतना इतनी सुंदर व्यवस्था है। दूसरा, जब वो स्नान करने जाते हैं, एक तो जब अखाड़े में अपनी यात्रा निकली और जब वो स्नान करने जाते हैं, तो देखने लायक होता है। ऐसा लगता है कि साधु बच्चे हो गए हैं और मतलब अपनी माँ के साथ ऐसा खेल रहे हैं ना, उनको अपने भाले उसके साथ वो कूद जाते हैं उसमें, उनको चोट भी लगती होगी मुझे लगता है उसमें। और वो नहा के जो निकलते हैं तो आपको पता लगता है, और वो फिर वो नागा साधु कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं लगता। और वो अपने जो उनके बड़े-बड़े आश्रम हैं, कोई हरिद्वार में है, कोई नासिक में है, वहाँ पे वो आपको नागा साधु, लोग तो नागा साधु की बस साइट के लिए तरसते हैं। मुझे याद है एक बार जब नागा साधु जो क्या कहते हैं स्नान मार्ग था उनके लिए डेडिकेटेड था, उससे वो जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग खड़े थे। सुबह-सुबह जाना पड़ता है आपको, भोर पे शुरू हो जाता है उनका, पौने 4-5 बजे। तो एक बार मैं भी जाके खड़ा हो गया देखने के लिए। तो वहाँ पे कुछ माताएँ खड़ी थी, जैसे ही वो निकले उन्होंने थोड़ी-सी ऐसे मट्टी सी उठाई और अपना अपना चुन्नी मेरे को बाँध ली। तो मैंने कहा, माता जी ये क्या? उन्होंने कहा, ना ये देखिए बहुत ओजस्वी होते हैं साधु, मैं इसकी पोटली बना के तकिए के नीचे रखूँगा, मेरे बच्चे में भी वैसा ही तेज आएगा, वैसा ही हो जाएगा। अभी बात ही कितनी सुंदर है कि भाई जो व्यक्ति अपना जीवन बहुत तप से, बहुत डिसिप्लिन से जी रहा है, तो उसकी अपनी एक वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है। उसने कहीं पैर रखा तो वो वाइब्रेशन भी स्ट्रांग हुई, तो उसको मैं अपने साथ रख के ले जाऊँ। तो और उसके बाद जब वो स्नान कर लेते हैं, तब बाकी लोग स्नान करते हैं। तो मतलब साधुओं ने अपने शरीर से उस गंगा को पवित्र कर दिया। देखिए, एक तो ये मॉडर्न वाली गंदगी है ना? एक जो हमारे भारतीय में जो कॉस्मिक गंदगी है आपके मन में, उसको साफ करने के लिए आपको अलग तरह की डिविनिटी चाहिए। बिल्कुल। जो किसी प्रतापी व्यक्ति के जिसकी खुद की जिसने वेवलेंथ शुद्ध कर रखी है, वो जब उस पानी में नहाएगा, पहले उस पानी चार्ज है, क्योंकि वो तारों की गति ऐसी है कि उन 39 दिन में वो पानी चार्ज है। उसमें साधु और नहा के चले गए, जो अपने आप में हाई वेवलेंथ, हाई चार्ज के साथ है। उस पानी में आप जाके नहा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ मतलब वो स्विमिंग पूल नहीं है, नॉर्मल नहाना नहीं है, इट्स नॉट अ स्विमिंग पूल। मतलब देखिए, जैसे ना वो कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा भजन है कि मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा माँ है। तो आपके श्रद्धा के ऊपर है, मानने के ऊपर है कि भाई अगर आपको ये पूरी साइंस समझ में आ रही है कि इतने सालों से लोग पागल नहीं जो करते आ रहे हैं ना, कि भाई कुंभ की जो कहानी हुई कि समुद्र मंथन हुआ देवताओं और दानवों के बीच, उसमें से जो अमृत कलश निकला, वो 4 जगह उसकी बूंदें छलक गई। तो इसी समय पे कुंभ होता है इन 4 जगहों पे। मतलब किसी ने मुझसे पूछा कि अगली बार बनारस कुंभ कब है? मैंने कहा बनारस कितनी भी बड़ी पवित्र जगह, कुंभ नहीं होता है वहाँ पे, कुंभ नहीं 4 जगह ही होता है। तो उसके बाद जब लोग नहाते हैं, एक परिपाटी से नहाते हैं, और इसको जब आदि शंकराचार्य के शब्दों में कहो तो इट वाज आल्सो अ ग्रैंड कॉन्फ्रेंस आल्सो ऑफ आइडियाज, कि भाई कि पहले तो इतना सोशल मीडिया इतना प्रचार नहीं था, आप अपना कुछ योग पे साधना कर रहे हैं, ये अपनी कुछ संस्कृत भाषा पे साधना कर रहे हैं, ये साधु संत मठ है, ये अपनी कोई आयुर्वेद पे साधना कर रहे हैं। अब आप लोग आपस में कैसे जानेंगे? आप लोग सब कुंभ में आएंगे और नॉलेज एक्सचेंज, ग्रेटेस्ट तो कॉन्फ्रेंस। ये भी एक ग्रेटेस्ट कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि वहां पे हर मंच पे प्रवचन चल रहा है, उसमें साधु भी प्रवचन दे भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपनी स्मॉल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये भी जो ज्ञान है, जो मानव जीवन का ज्ञान है, जो जीवन जीने का ज्ञान है, उसकी कॉन्फ्रेंस है। भाई कार की कॉन्फ्रेंस हो रही है, एआई की कॉन्फ्रेंस हो रही है, पॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो जीवन जीने की कला है उसकी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होनी चाहिए? और वो हो रही है, वो भारतीय परंपरा में। तो इस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड देख सकता है उसको, क्योंकि उनको यही सभी समझ में आता है, क्योंकि उनके लिए हर चीज एक ट्रांजैक्शनल है कि इससे निकला क्या, मिला क्या इससे, मिला क्या इससे, ना तो मिला क्या तो ये मिला इससे। तो इस तरह से होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके कुछ है आपको, सर आपको लगता है कुछ हम मिस कर रहे हैं? नहीं, बस यही है कि कुंभ, अगर जो कुंभ नहीं गया है और उसको पश्चाताप है तो उसको होना चाहिए, क्यों नहीं गया, कि भाई इतने सारे लोग आ गए, 66 करोड़ लोग, वो भी कोई आसानी से नहीं आए, बोले मेहनत से आए, उसमें रिसोर्सेज भी लगे, समय भी लगा, मेहनत भी लगी। इतने बड़ा ओकेजन तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अगला जो भी कुंभ आता है
उसमें जाइए, उसमें समझिए, रहिए, 2-4 दिन रहिए, समझिए होता क्यों है कुंभ है, उसकी जिस भी लेंस से देखना चाहते हैं, सोशल लेंस से देखना चाहते हैं तो उससे, भक्ति के लेंस से, साइंटिफिक लेंस से, होता क्यों है, हिस्टोरिकल क्यों है, क्यों होता था, इतने सारे लोग पागल हैं क्या जो आ जा रहे हैं। तो आपको जो लेंस लगाना है देखिए, लेकिन इतना बड़ा जमावड़ा है, इतनी बड़ी आस्था है, इतने सालों से होता आ रहा है, उसको समझिए। नासिक कुंभ आने वाला है और उसके बाद उत्तराखंड हरिद्वार कुंभ आने वाला है। और मेरी खुद एक किताब भी है, हर ऑथर को अपनी किताब सेल करने बिल्कुल का। बिल्कुल सर। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मेरे पास हाथ में नहीं है, उसका नाम है मास्टर क्लास ऑन कुंभ विद योगी आदित्यनाथ। वाओ। तो उसमें कुंभ की पूरी, एक कुंभ शब्द क्या है, कुंभ आया कैसे, कुंभ होते क्यों हैं, क्या-क्या होता है, अखाड़े क्या होते हैं, और वो एक कॉमिक बुक है, वो ग्राफिक बुक है, तो बड़ी ईज़ी रीड है। उसको लीजिए, पढ़िए। कुंभ पे और अच्छी किताबें हैं, उनको पढ़िए। कुंभ के बारे में जानिए। इट्स अ वेरी साइंटिफिक एक्सरसाइज, इट्स अ बिगेस्ट गैदरिंग ऑन अर्थ। तो अगले कुंभ में मिलते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका जेके सुपर पॉडकास्ट की तरफ से। तकरीबन 1 साल कंप्लीट होने वाला है महाकुंभ को। जो लोग अब ये पॉडकास्ट देखेंगे, मुझे ये पूरी तरह से इस बात की गारंटी है कि जब वो आपकी ज़ुबान से ये सब कुछ सुनेंगे, जब आपसे ये सब कुछ सुनेंगे, तो एक बार उनका कुंभ का दर्शन आपने फिर से करवा दिया है सर। तो ये बहुत, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कमाल की सर ने किताबें लिखी हुई हैं, वो किताबें आप सबको पढ़नी चाहिए। 4-5 किताबें मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही कमाल का काम सर कर रहे हैं सर। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।